शिखा प्रज्ञा शुभम को लेकर हॉस्टल पहुंच जाती है। शुभम को लग रहा था मॉम शायद एक बार उसे रोक ले, लेकिन जब वह हॉस्टल को देखा है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। शुभम पहले जिस स्कूल में पढ़ा था वहां पर हॉस्टल भी था। शिखा ने जाकर मैं से बात करे कि उसे 6 महीने के लिए हॉस्टल में रखना है क्योंकि हमें बाहर काम के लिए जाना है। स्कूल के टीचर भी खुशी खुशी शुभम को हॉस्टल में रखने के लिए रेडी हो जाते हैं। शिखा प्रज्ञा शुभम को हॉस्टल रखकर घर आए रहे थे कि प्रज्ञा को याद आया कि घर में कुछ सामान खत्म हो गया है, इसलिए वह प्रज्ञा को कहती है कुछ सामान खरीदने चले मार्केट में। ये कहकर वह दोनों बस से नीचे उतर जाती है। प्रज्ञा शिखा सामान देख रहे थे कि उन लोगों को वहां पर कुछ लोग दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर शिखा प्रज्ञा एकदम डर जाती है। वह लोग कुछ सोच समझ पाते वह लोग शिखा और प्रज्ञा के सामने आ जाते हैं और कहते तुम सालियों ने बहुत परेशान करवाया है तुम लोगों की, बस न जाने हमने कितनी मर खाई है। एक इसकी सास जो ढूंढना चाहती, अरे अखिलेश भाई इसको नहीं इसके बेटे को, अरे जिसको भी हो, लेकिन जब ये मिली है ना इसका बेटा भी मिल जाएगा। और ये दूसरी लड़की इसका होने वाला पति जो रज्जू सेठ, तू पागल ही हो चुका है, अगर यह ना मिले ना तो पता नहीं किस किस को मार डालेगा। हम यहाँ हैं इसलिए हम बच गए, इन लोगों को वहां पर छोड़कर हम वहां से अपने रास्ते चले जाएंगे। पता नहीं हमें भी किस बेवकूफ के लिए काम करना पड़ा। इतना ज्यादा दरिंदा तो हमने किसी को भी नहीं देखा था। देख लड़की, हम तुझे वहां पर छोड़कर चले जाएंगे, तेरे वजह से पतंग उसने किस किस को मार डाला है। शिखा प्रज्ञा को कुछ इशारा करती है। प्रज्ञा इशारा समझते हैं। अपने हाथ में जो सामान था वह सामान उन गुंडों के सर पर मार के हाथ पकड़कर भाग जाती है। वह गुंडे भी शिखा और प्रज्ञा के पीछे पीछे भागने लगते हैं। शिखा मन में सोचने लगती है अच्छा हुआ मैंने आज शुभम को हॉस्टल डाल दिया, वरना आज क्या हो जाता है। कोशिश कर ही शिखा डर जाती है। शिखा के पास अब शिवम ही एक था जो उसकी जीने की वजह थी, अगर वह उसे दूर हो जाता है तो वह तो मर ही जाती। शिखा और प्रज्ञा भागते भागते मार्केट से थोड़ा दूर चले गए थे। शिखा और प्रज्ञा भाग रहे थे कि उनके सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है। वो गुंडे लोग भी शिखा प्रज्ञा के पीछे आकर रुक जाते हैं। तभी उन गुंडों का सरदार कहता है अरे जल्दी पकड़ो इन लड़कियों को, पता नहीं कितना भगाती है। जब वह गुंडे शिखा और प्रज्ञा को पकड़ने जाती है तभी घर का दरवाजा खुलता है और वहां से एक शख्स निकाल कर आता है। वह शख्स दिखने में 6 फीट लंबा और बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उस शख्स ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, ब्लैक गॉगल्स, और उसे शख्स ने कहा एक्सक्यूज मी, थोड़ा 2 मिनट पहले मैं इनसे बात कर लूं, यह मेरे गाड़ी के आगे क्यों आ रही थी। हाँ तो 2 देवियां, आपको मेरी गाड़ी के सामने आने की क्या जरूरत थी। प्लीज सर हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें लेने आए हैं। ओहो तो बात ऐसी है, हाँ तो बताए, काले भैंस की तरह दिखने वाले लोग तुम इन देवियों की क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह गुंडे लोग वह शख्स को देखकर बहुत गुस्से में आ गए थे क्योंकि उस शख्स ने अभी अभी जो उनके लिए तारीफ की थी। देख भाई तेरा नया कोई काम नहीं है इसलिए ज्यादा हीरोपंती मत दिखाया कर, हम तेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, हमसे 2 लड़कियां चाहिए। ओ तो बात ऐसी है, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि यह तुम लोग के साथ जाना चाहती है। नहीं देख हमें गुस्सा मत दिल, तू एक और हमें 10-12 लोग हैं, अगर हम अपने पर आ गए ना तो तुझे काट कर पीस पीस करके तेरे मांस हम यहाँ के कुत्ते लोग को दे देंगे और तेरी लाश किसी को मिलेगी भी नहीं। तभी वह शख्स अपना हाथ गर्दन में घुमाते हुए कहता है तुझे पता है मेरी इन हाथों में बहुत खुजली हो रही थी, लगता है अब इलाज मिल गया है। तभी वह गुंडे लोग का सरदार कहता है चलो भाई पहले इस लड़की को ठिकाने लगते हैं, उसके बाद हमें लड़कियों को लेकर जाएंगे। ये कहकर वह गुंडे लोग वो शख्स पर टूट पड़ते हैं। वह शख्स उन गुंडों के एक एक करके एक ही बार में सबको गिरा देता है। अरे सांड जैसा शरीर है फिर भी लड़ नहीं पा रहे हो, वैसे तुम लोग लड़ने से पहले जान तो लिया था कि मैं कौन हूँ। बॉडीगार्ड रेहान का कपाड़िया से लड़ने आ गए।
जी हाँ, ये और कोई नहीं रेहान कपाडिया था, जो एक बॉडीगार्ड था जिसको ईशान सूर्यवंशी ने अपने घर के लिए एक मजबूत पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया था, जो हर किसी को प्रोटेक्ट कर सके और 100 से भी ज्यादा गुंडे लोग से लड़ सके। वैसे ही इसे ट्रेनिंग किया था रेहान कपाडिया ने, सबको नीचे गिरा दिया था, कोई उठने लायक नहीं बचा था। तभी रेहाना अपने हाथों की 2 उंगलियां को बंदूक जैसे बनकर फूंक मारकर कहा, रेहान कपाडिया का मुक्का बर्दाश्त सके ऐसा अभी तक कोई बना नहीं। अब रेहान शिखा और प्रज्ञा की तरफ जाते हुए कहता है, हाँ तो देविया जी चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ आपको आपके घर तक। शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम आपको नहीं जानते, हम खुद ही चले जाएंगे। जब तक मैंने आप लोगों को बचाया तब तो आपको जान पहचान की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको मैं आपके घर छोड़ दूंगा। ये कहा तो आपको जान पहचान की जरूरत है। तभी शिखा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे, आपको क्यों तकलीफ देना। जी डरिए मत, मैं रेहान कपाडिया हूँ, सूर्यवंशी फैमिली का पर्सनल बॉडीगार्ड। मैंने आप लोगों को उसी दिन मंदिर में खाना बनाते हुए देखा था। हमारी कोई जान पहचान तो नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको देखा था तो इसलिए मुझे याद आ गया। आप लोग डॉन वरी डरिया मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। शिखा और प्रज्ञा दोनों घबरा रहे थे, लेकिन वो सूर्यवंशी फैमिली का नाम सुनकर गाड़ी में बैठ गए और उन लोगों को उनके घर पर छोड़कर चला गया। रेहानी सोचा कि उसे यह बात ईशान को बता देनी चाहिए, इसलिए उसने ईशान को कॉल किया। वहां पर जो भी हुआ सब कुछ उसने बता दिया। उसके बाद ईशान ने कहा, तुम ऐसा करो रेहान, प्रज्ञा और शिखा कहाँ से आए हैं और वह बच्चा भी है ना, वह बच्चा किसका है, और उन गुंडे वालों से भी पूछताछ करो। शिखा और प्रज्ञा की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे बताओ। रहने ओके सर का कर फोन कट कर दिया। एक क्लब के अंदर बहुत लाउड म्यूजिक में कुछ लड़के लड़कियां अपने ही ताल थिरक रहे थे, तो कुछ लोग नशे की हालत में बैठे थे। किसी के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था तो किसी के हाथ में ड्रग्स भी था। अरे इवान, मैंने कितनी बार मना किया कि तुझे ये ड्रग्स मत ले, पर तू क्यों नहीं मानता है। तुझे एक बार ट्राई कर, बहुत अच्छा होता है ये तुझे मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए तो भी इसे छोड़ना। इसे आरव मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझसे नहीं होता है, जब उसे नहीं लेता हूँ ना ऐसा लगता है कि मेरा सर फट जाएगा। मेरा शरीर से कोई ऐसी बातें, कोई चीज छीन रहा है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं ड्रग्स ले भी रहा हूँ। तुम्हें कुछ और गलत काम तो नहीं करता ना। वही तो एक बात समझने वाली, तू ड्रग्स लेता है लेकिन तू अपने आप को हैंडल भी कर लेता है। आरव हमेशा सोचता था कि इवान ने ड्रग्स लेना कहाँ से कैसे शुरू कर दिया। इसी क्लब में दूसरी टेबल पर 4-5 लोग बैठे हुए थे। एक लड़के ने कहा, यार तूने जो कहा था वह कर दिया यार, हमें लगा नहीं था ये इवान को इतनी जल्दी ड्रग्स की लत लग जाएगी। तभी वह लड़का हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, घर पर सभी इसे अच्छा बच्चा कहते थे, पढ़ाई में टैलेंट, हर चीज में टैलेंट, लेकिन मैंने इसे घर में अपने पीछे कर दिया। हम एक ही घर के बच्चे होकर भी इसे वह मिला जो मुझे नहीं मिला। मेरे पास भी टैलेंट था, मैं भी पढ़ाई अच्छे से करता था, लेकिन किसी ने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा। इसके पास जो है वह मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने उसको भी उस चीज से दूर कर दिया जिस चीज से मैं भी दूर हूँ। अब मैं धीरे धीरे इसको हर फैमिली मेंबर के सामने इसे नीचा दिखाऊंगा। वह लड़का अपनी आंखों में नफरत लेकर बहुत गुस्से से कह रहा था, अब ये शुरुआत आज से और अभी से होगी। क्या मतलब अभी से? तूने क्या सोच रखा है? पहले चलो यहाँ से, उसके बाद बताऊंगा। तभी पीछे से वह लड़का कहता है, करण तूने कुछ किया है क्या? बात ना यार, ये लड़का कोई और नहीं करण सूर्यवंशी था, इवान का भाई। अमृता सूर्यवंशी के दूसरे बेटे अखिलेश और कृतिका का बेटा करण सूर्यवंशी था। करण को हमेशा इवान से और ईशान से बहुत जलन महसूस होती थी, सबसे ज्यादा तो इवान से होती थी। अब वह कैसे हैं हम बाद में जानेंगे।
कारण एक जगह फोन करके कहता है, यहाँ सर, यहाँ एक क्लब में पार्टी हो रही है और उसे पार्टी में ड्रग्स के लड़कियों की गैर कानूनी काम हो रहे हैं। मैंने आपको एक एड्रेस भेज दिया है, आप जल्द से जल्द वहां पर आ जाए। ये कहकर करण कॉल कट कर देता है। तभी कारण का दोस्त कहता है, तुझे क्या लगता है पुलिस आकर इवान को लेकर जाएगी और वह वही रात भर रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 घंटे बाद उसका भाई आएगा और बेल कर कार उसे लेकर जाएगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईशान भाई अभी अभी बाहर गए हैं, उनकी कुछ मीटिंग थी, इसलिए वह 2 घंटे पहले शायद वहां पर पहुंच भी गए होंगे। ओ माय गॉड, इसका मतलब आज इवान को कोई नहीं बचाएगा। हाँ, इसीलिए तो मैंने ये सब किया है और मैंने कुछ रिपोर्टर को पैसे देकर भी खरीदा है। कल सुबह इवान की इज्जत की धज्जियां उड़ेगी और सूर्यवंशी फैमिली की भी। तब उन लोगों को पता चलेगा कि सबसे ज्यादा नालायक कौन है। थोड़ी देर बाद तुम वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। करण और उसके दोस्त एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहे थे। करण को तो बस इवान को देखना था, इसलिए वह सीधा एक टक गेट में देख रहा था। पुलिस सबको एक एक करके लेकर जा रही थी, लेकिन करण ने इवान को नहीं देखा। थोड़ी देर बाद पुलिस सबको लेकर चली गई और वहां पर एक बड़ा सा ताला लग दिया। यार, तुम सबने इवान को देखा क्या? मैं तो नहीं देखा, मैंने तो आंखें भी नहीं झपकाए इवान देखने के लिए। ये इवान कहाँ चला गया? जब पुलिस वाले उन लड़कों लड़कियों को गाड़ी में बिठाने वाले थे, वहां पर रिपोर्टर आ गई और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। करने जिन रिपोर्टर को हायर किया था, वह लोग बस इवान को ही ढूंढ रहे थे। तभी एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, हेलो कमिश्नर साहब, हमें पता चला है कि यहाँ पर छोटी मोटी पार्टी के आड़ में गैर कानूनी जैसे काम हो रहे हैं और हमें पता चला है कि यहाँ पर इवान सूर्यवंशी भी है और वह तो ड्रग्स लेन देन की जैसे से गैर कानूनी काम करते हैं। इंस्पेक्टर बस इतना ही कहा। अंदर जो लोग थे, हम सब उन लोगों को पकड़ कर लेकर आए और वहाँ पर इवान सूर्यवंशी नहीं थे। हाँ, ड्रग्स के बारे में कैसे चल रहा है, हम उसे उसकी भी जल्दी से पकड़ लेंगे, लेकिन आपको कोई हक नहीं होता इतनी बड़ी फैमिली के बारे में गलत बात करे। गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से कहीं आपका जब भी ना चला जाए। आप सूर्यवंशी फैमिली के बारे में जानते हैं ना? करण तो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि अंदर इवान नहीं है।